गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने लास्ट में पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तब अपन ने क्या कहा था बेटा कि पोलन ट्यूब के द्वारा दो मेल गैमेट किसमें डिस्चार्ज होते हैं? एम्ब्रियो साइट। प्रत्येक मेल गैमेट किस अवस्था में था? एग अवस्था। एक मेल गैमेट एक एग सेल के साथ क्या हो गया? एग सेल ऑलरेडी पहले से एग अवस्था में, जिसके फलस्वरूप आपके पास बना था बेटा द्विगुणित जाइगोट। इस घटना को अपन ने कह दिया ट्यूब फर्टिलाइजेशन ऑब्लिक फर्टिलाइजेशन। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हो गया बेटा किसके साथ? सेंट्रल सेल के साथ, जिसके फलस्वरूप आपके पास त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, जो आगे जाकर किसका निर्माण करेगा? एंडोस्पर्म को। इसे अपन ने कह दिया सेकेंड फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कितनी बार हुई? दो बार होने के कारण डबल फर्टिलाइजेशन, और पैर का निर्माण करने के लिए तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इसे क्या कह दिया? ट्रिपल फ्यूजन। अब डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की घटना केवल और केवल किसमें पाई जाती है? एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती है। इसके अलावा प्रकृति के किसी भी पादप वर्ग में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की घटना नहीं पाई जाती है। अब फिर एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में एक तरफ आपके पास बनता है बेटा जाइगोट, एक तरफ आपके पास बनता है पैर। जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और पैर आगे जाकर एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ये एंडोस्पर्म विकसित हो रहे भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। अब बॉटनी के जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है उनका मानना है कि एंडोस्पर्म का निर्माण किससे हो रहा है? पैन से, और पैन का निर्माण हो रहा है फर्टिलाइजेशन से, और फर्टिलाइजेशन के कारण इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के क्या पहुंचते हैं बेटा? क्रोमोसोम पहुंचते हैं। अब इसका मतलब हो गया दोनों के पहुंच रहे हैं, इसका मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम पहुंच रहे हैं, और डिफरेंट क्रोमोसोम पहुंचने के कारण क्या उत्पन्न होता है बेटा? संकर ओज हाइब्रिड वैल्यू उत्पन्न होता है। संकर ओज का अर्थ क्या है कि यदि जितने क्रोमोसोम्स डिफरेंट होंगे तो वो संतान उतनी ही अधिक ताकतवर या बलवान या पुष्ट या स्वस्थ होती है। तो यहां डबल फर्टिलाइजेशन का बेनिफिट क्या हो गया? एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट से एम्ब्रियो और पैर से एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म का निर्माण पैर से हो रहा है। पैर का निर्माण करने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार के क्रोमोसोम्स बाहर रहते हैं। इसका मतलब जितने डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम पहुंचते हैं संतति उतनी ही अधिक ताकतवर होती है। इस गुण को कहते हैं संकर ओज। इसका मतलब संतति क्या उत्पन्न होता है? संकर ओज उत्पन्न होता है। संकर ओज उत्पन्न होने के कारण वो संतति सर्वाइवल आसानी से कर सकती है। इसके साथ साथ एंडोस्पर्म का निर्माण फर्टिलाइजेशन से हो रहा है, तो उसका मतलब जीव द्रव्य का पुनर्निर्माण होता है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति भ्रूण या एम्ब्रियो को हो जाती है। छोटा सा इंपॉर्टेंट था। फिर इसके पश्चात अगला पार्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म या
भ्रूणकोश का परिवर्तन। एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? 3N पेन का निर्माण होता है। इस पेन में माइटोसिस डिवीजन के द्वारा एक ऊतक विकसित होता है जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, उसे एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश कहते हैं, जिसकी प्रत्येक कोशिका क्रोमोसोम पोजीशन में या सूत्रकृतता की दृष्टि से 3N अवस्था में होती है। जबकि इसके अलावा भ्रूणकोश का निर्माण किसमें होता है बेटा? जिम्नोस्पर्म में भी होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में भ्रूणकोश या पेन का निर्माण अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण पेन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण या बिना फर्टिलाइजेशन के जिम्नोस्पर्म में भ्रूणकोश का निर्माण होता है, जिसके कारण जिम्नोस्पर्म में बनने वाला भ्रूणकोश 3N अवस्था में न होकर कौन सी अवस्था में होता है? N अवस्था। तो क्या कहा मैंने? एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बने हुए पेन में लगातार माइटोसिस डिवीजन के द्वारा एक पोषक पदार्थ युक्त ऊतक का निर्माण होता है जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जिसे एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश कहते हैं। एंजियोस्पर्म में विकसित होने वाले भ्रूणकोश को परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसको बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, परिवर्तन के आधार पर एंजियोस्पर्म में बनने वाले एंडोस्पर्म को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आ रहा है बेटा कौन सा? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सबसे पहले ये आपके पास क्या बन रही है बेटा? पेन। इस पेन में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अपन ने किसे कहा था? वैकर्मिक समसूत्री विभाजन, जिसमें केवल कैरियोकाइनेसिस घटना चलती है लेकिन साइटोकाइनेसिस घटना संपन्न नहीं होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के फलस्वरूप एक कोशिकीय पेन में बहुत अधिक मात्रा में किसका निर्माण होता है? केंद्रकों का निर्माण होता है, लेकिन कोशिका की संख्या क्या रहती है? 1 रहती है। अब भ्रूणकोश में केवल केंद्रक बनने के कारण इस प्रकार के भ्रूणकोश को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब फिर न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होने के पश्चात एक कोशिकीय बहुकेंद्रकीय जो भ्रूणकोश है उसमें एक वैक्यूल्स या रिक्तिका बनती है। वैक्यूल्स या रिक्तिका बनने के कारण जो न्यूक्लियस है वो कहां स्थापित हो जाते हैं बेटा? परिधि की तरफ। परिधि की तरफ स्थापित होने के पश्चात सामूहिक रूप से साइटोकाइनेसिस प्रोसेस शुरू होती है। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस शुरू होने के कारण प्रत्येक केंद्र के चारों तरफ कोशिका भित्ति बनने से जो केंद्र के भ्रूणकोश है वो कोशिकीय भ्रूणकोश में बदल जाता है। 56% एंजियोस्पर्म फैमिली में केंद्रीय भ्रूणकोश पाया जाता है। केंद्रीय भ्रूणकोश तरल अवस्था में होता है, इसके कारण इसे तरल भ्रूणकोश भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल नारियल का जो पानी है वो किसका उदाहरण था? केंद्रीय भ्रूणकोश का उदाहरण। फिर उसके 50 जैसे जैसे नारियल पकता जाएगा उसमें घी बनती जाएगी, अर्थात वो घी किसको शो करेगी बेटा? कोशिकीय भ्रूणकोश को शो करेगी। दूसरा प्रकार है बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म
इस प्रकार के एंडोस्पर्म में जो पैड है, उस पैड में पुनः लगातार माइटोसिस डिवीजन होता है, लेकिन प्रत्येक माइटोसिस डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस घटनाएं दोनों साथ साथ होती है, जिसके कारण जो भ्रूणपोष है वो कोशिका युक्त बनता जाता है। इसलिए ऐसे भ्रूणपोष को क्या कह दिया अपन ने, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब आपके पास एक शब्द आया था गेमोपेटेली। क्लास के जितने भी सदस्य हैं उन सब सदस्यों में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। इन पौधों के अंदर एंडोस्पर्म के बाहर वाली कोशिकाओं से, जैसे न्यूक्लियस या इंटेगुमेंट से पोषण प्रदान करने के लिए जो सेलुलर एंडोस्पर्म में कोशिकाएं भाग लेती है, वो आगे जाकर सूचकांक का निर्माण भी कर लेती है, जो एंडोस्पर्म से भी पोषण को अवशोषित करके विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। तीसरे प्रकार का भ्रूणपोष है वो है बड़ा हेलोबियल एंडोस्पर्म। इस प्रकार के एंडोस्पर्म के दौरान या तो यूं कह सकते हैं कि हेलोबियल एंडोस्पर्म है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म का एक मिश्रित स्वरूप है। हेलोबियल एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म का क्या है बड़ा एक मिश्रित स्वरूप है, जिसमें पैन के अंदर एक ट्रांसफर डिवीजन होता है। ट्रांसफर डिवीजन माइटोसिस है। ट्रांसफर डिवीजन होने के फलस्वरूप एक कोशिकीय पैन दो कोशिकीय भ्रूणपोष में बदल जाता है। उसके पश्चात एक कोशिका में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होकर केंद्रीय भ्रूणपोष बन जाता है और दूसरी कोशिका में सामान्य माइटोसिस डिवीजन होने के कारण कोशिकीय भ्रूणपोष बन जाता है, जिसके कारण ये दोनों प्रकार के भ्रूणपोष का मिश्रित स्वरूप हो गया, जिसकी खोज सबसे पहले मोनोकोट एंजियोस्पर्म के हेलोबियल गण में की थी। इसलिए इस प्रकार के एंडोस्पर्म का नाम ही हेलोबियल एंडोस्पर्म रखा। फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म क्या कार्य है, तो पैड से एंडोस्पर्म का निर्माण सदैव जायगोट से जब भ्रूण का निर्माण होता है उससे पहले होता है। पैड से भ्रूणपोष का निर्माण जायगोट के भ्रूण प्रवर्धन से पहले होता है, जिसके कारण भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं एंडोस्पर्म में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा आगे जाकर अपन पढ़ेंगे सीड दो प्रकार के होते हैं, एक एंडोस्पर्मिक सीड और एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो पहला कार्य एंडोस्पर्म का क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा भ्रूणपोष के आधार पर सीड दो प्रकार के होंगे आगे जाकर, एक एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड में भ्रूण बनने के पश्चात भी एंडोस्पर्म शेष रह जाता है, ऐसे सीड को अपन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। एंडोस्पर्मिक सीड में जो भ्रूणपोष है वो सीड के जर्मिनेशन के समय नवोद्भिद को पोषण प्रदान करने का कार्य भी करता है। ये आपके पास एंडोस्पर्म का क्या हो गया बताओ, फंक्शन हो गया। अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ
एंजियोस्पर्म में भ्रूण का परिवर्तन, एंजियोस्पर्म में भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन सबसे पहले हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्रूसीफेरी, सरसों वाले फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली के कैप्सुला बर्सो पेस्टेरिस नामक पादप में अध्ययन किया। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या कहा आपने, एंजियोस्पर्म में भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन सबसे पहले हेंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने क्रूसीफेरी डाइकोट है ना, क्रूसीफेरी कुल के कैप्सुला बर्सो पेस्टेरिस नामक पादप में इसका अध्ययन किया था। इसका मतलब जो अपन अध्ययन करते हैं वो किसका अध्ययन करते हैं, डाइकोट एंजियोस्पर्म का। डाइकोट एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं। अब डाइकोट एंजियोस्पर्म में भ्रूण परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया है, उसको निम्न चरणों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। भ्रूण परिवर्तन शब्द आ गया और जहां भी परिवर्तन शब्द लग गया इसका मतलब डिवीजन से जुड़ा कौन सा होगा, वृद्धि के लिए से वृद्धि या विकास या परिवर्तन के लिए डिवीजन से कौन सा होता है, माइटोसिस। एंजियोस्पर्म में, डाइकोट एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस को एक चित्र के द्वारा आपको याद करना है, जिसकी पूरी प्रक्रिया अपन चित्रों से समझेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप आपके पास का ये बना था जायगोट। इस जायगोट में डिवीजन सारे कौन से होते हैं, माइटोसिस। लेकिन आपको क्या याद रखना है, साथ में डिवीजन का तल याद रखना। अगर बड़े तल पर डिवीजन होता है तो ट्रांसफर डिवीजन अर्थात अनुप्रस्थ विभाजन, और खड़े तल पर होता है तो हो गया अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन को शॉर्ट में अपन एडी लिखेंगे, ट्रांसफर डिवीजन को शॉर्ट में टीडी लिखेंगे। तो जायगोट में सबसे पहले ट्रांसफर डिवीजन होता है। ट्रांसफर डिवीजन होने के फलस्वरूप एक कोशिकीय जायगोट दो कोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है, जिसमें से जो सेल एम्ब्रियो के निर्माण में भाग लेती है उसे एपिकल सेल, और जो सेल एम्ब्रियो के निर्माण में भाग नहीं लेती है उसे कहते हैं बेसल सेल या टिश। अब उसके पश्चात एपिकल सेल में एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप विकसित हो रहा भ्रूण दो कोशिकीय। एपिकल सेल्स को अब नाम दिया अपने AC1 और AC2, और नीचे वाली सेल रहेगी बेटा आपकी कौन सी, बेसल सेल, जो आगे जाकर एम्ब्रियो के निर्माण में भाग नहीं लेती। अब जो एपिकल सेल्स है उसमें पुनः एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, जो पहले वाले के कितने डिग्री एंगल पर बेटा, 90 डिग्री एंगल पर होता है, जिसके फलस्वरूप आपके पास चार कोशिकीय भ्रूण बनता है, और नीचे सेल रहेगी बेटा कौन सी, बेसल सेल्स। इस चार कोशिकीय भ्रूण को अपन ने नाम दे दिया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो या चतुष्क भ्रूण। अब चतुष्क भ्रूण में पुनः एक ट्रांसफर डिवीजन होता है। ट्रांसफर डिवीजन होने के कारण चार कोशिकीय भ्रूण 8 कोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। जिसे अष्टक एम्ब्रियो या ऑक्टेट एम्ब्रियो कहते हैं।
इस ओकेन एम्ब्रियो के निर्माण के साथ साथ जो बेसल सेल है उसमें लगातार कंटिन्यूअस एक ही प्रकार के डिवीजन अर्थात ट्रांसफर डिवीजन होता है। एक ही प्रकार का डिवीजन होने के कारण बेसल सेल्स की एक पंक्ति बन जाती है जिसे निलंबक या इंग्लिश में सस्पेंसर कहते हैं। इस निलंबक की अंतिम कोशिका फूल जाती है जिसे कहते हैं वेसिकल, और आपके पास कितने सेल एम्ब्रियो आ गया? 8 सेल एम्ब्रियो। ये वेसिकल भ्रूणपोष से, क्योंकि भ्रूणपोष का निर्माण भ्रूण परिवर्तन से पहले होता है, भ्रूणपोष से पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है और निलंबक उसे विकसित हो रहे भ्रूण को ट्रांसफर करने का कार्य करता है। इस 8 सेल एम्ब्रियो में पेरिक्लाइनल परिणत विभाजन होता है जिसके कारण 8 कोशिकीय भ्रूण 16 कोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। जिसमें से बाहर वाले 8 सेल्स को कहते हैं पर डर्मेटोजन और अंदर वाली 8 सेल्स एम्ब्रियोनिक सेल कहलाती है। और ये बन गया आपके पास वैसा का वैसा रह गया निलंबक, और ये बन गई वेसिकल। अब बाहर वाली जो 8 सेल है उनमें डिवीजन होता था अपनत या एंटीग्लाइनल डिवीजन। एंटीग्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप डेवलपिंग एम्ब्रियो की एपिडर्मिस या अधिचर्म का निर्माण हो जाता है। तथा अंदर वाले 8 कोशिकाओं में एंटीक्लाइनल व पेरिक्लाइनल दोनों डिवीजन होते हैं जिसके फलस्वरूप बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर राउंडेड एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये आपके मिला एपिडर्मिस। अब इस मल्टीसेलुलर राउंडेड एम्ब्रियो में X1 एंड X2 स्थान पर यहां तक कि परिवर्तन की प्रक्रिया डाइकोट और मोनोकोट दोनों में क्या होती है बेटा? समान होती है, लेकिन आगे की प्रोसेस दोनों में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब डाइकोट जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो मल्टीसेलुलर राउंडेड जो एम्ब्रियो है उसके X1 और X2 स्थान पर आउटग्रोथ होती है। X1 और X2 स्थान पर आउटग्रोथ होने के कारण जो राउंडेड एम्ब्रियो है वो हार्ट शेप एम्ब्रियो में बदल जाता है। अब इस प्रकार के हार्ट शेप एम्ब्रियो का निर्माण डाइकोट प्लांट में होता है लेकिन मोनोकोट में नहीं होता। इस हार्ट शेप एम्ब्रियो के दोनों उभार आगे जाकर
कोटिलिडोन्स या बीजपत्र का निर्माण करते हैं तथा ये जो खांच बनती है ये खांच प्लूमर या प्रांकुर का निर्माण करती है। बाकी जो भाग है एम्ब्रियो एक्सिस का निर्माण करता है। अब निलंबन की वह कोशिका जो एम्ब्रियो की ओर स्थित होती है उसे अपन कहते हैं हाइपोफाइसिस। ये हाइपोफाइसिस और हर्षित एम्ब्रियो का आधारी भाग आपस में मिलकर रेडिकल या मूलांकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक वेल डेवलप्ड डाइकोट एम्ब्रियो का निर्माण होता है जिसमें दो भाग होते हैं जो अपने यूनिट क्लास में पढ़ा था। नंबर फर्स्ट बीजपत्र, नंबर 2 एम्ब्रियो एक्सिस। बीजपत्र की संख्या यदि 2 है तब तो डाइकोट और मोनोकोट होगा, तो बीजपत्र की संख्या कितनी होगी? 1। एक बीजपत्र के अंदर खाद्य पदार्थ या भोजन संचय रहता है जो विकसित सीड जर्मिनेशन के समय नवोदित पादप को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। एम्ब्रियो एक्सिस के टिप पार्ट पर प्लूमर या प्रांकुर पाता है, आधारी भाग पर रेडिकल पाता है। प्रांकुर और मूलांकुर प्रोवेजिटेटिव टिश्यूज है, प्राग जो तक उत्तक है, जिसकी कोशिकाओं में विभाजन के द्वारा प्रांकुर से प्रो का निर्माण होता है और मूलांकुर से मूल तंत्र का निर्माण होता है। अब इसके साथ साथ जो एम्ब्रियो एक्सिस है उस एम्ब्रियो एक्सिस में प्लूमर के नीचे का भाग, जस्ट नीचे का भाग एपिकोटाइल कहलाता है, जबकि मूलांकुर से ऊपर का भाग हाइपोकोटाइल है। अब हर्षित एम्ब्रियो की खांच प्रांकुर का निर्माण कर रही है, इसलिए डाइकोट एंजियोस्पर्म में प्रांकुर पोजीशन में शीर्ष स्थिति में होता है, जबकि बीजपत्र पार्श्व स्थिति में होता है। जबकि इसका उल्टा मोनोकोट में प्रांकुर पार्श्व पोजीशन में होता है और बीजपत्र शीर्ष पोजीशन में होता है। इस प्रकार डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है। ये लेसन जो यूनिट है अपनी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से 4 मार्क्स की है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन 3 मार्क का। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सामान्यतः सचित्र वर्णन पूछा जाता है, तो इसलिए ये चित्र परिवर्तन की परीक्षा की दृष्टि से डेवलपमेंट है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। अपन एक पॉइंट लिया था अपना डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो के निर्माण की प्रोसेस को अपन कहते हैं एम्ब्रियो। एंजियोस्पर्म प्लांट में जाइगोट से एम्ब्रियो के निर्माण का अध्ययन सबसे पहले हेंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने क्रूसीफेरी फैमिली के कैप्सुला बर्सोपेस्टेरिस प्लांट में किया था। अब डाइकोट एंजियोस्पर्म के डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस को कैसे याद रखोगे? तो सबसे पहले अपन ने कहा जो जाइगोट है उस जाइगोट में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 सेल्स बनती है।
जो सेल एम्ब्रियो के निर्माण में भाग लेती है उसे एपिकल सेल्स, जो एम्ब्रियो के निर्माण में भाग नहीं लेती है उसे बेसल सेल्स। अब एपिकल सेल्स ही आगे जाकर एम्ब्रियो के निर्माण में भाग लेती है। उस एपिकल सेल्स में पहले एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप दो कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है तथा इन दोनों कोशिकाओं का नाम दिया अपन ने AC1 और AC2। अब इन एपिकल सेल्स में पुनः एक और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है जो पहले वाले के 90 डिग्री एंगल पर होता है जिसके फलस्वरूप चार कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है जिसे क्वाड्रेंट एम्ब्रियो कहते हैं। इस क्वाड्रेंट एम्ब्रियो में पुनः एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप एड सेल युक्त एम्ब्रियो का निर्माण होता है उसे ऑक्टेंट एम्ब्रियो कहते हैं। इस ऑक्टेंट एम्ब्रियो के साथ निर्माण के साथ साथ जो बेसल सेल है उस बेसल सेल्स में लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन होने के कारण बेसल सेल्स की एक पंक्ति बन जाती है। इस पंक्ति को अपन ने कह दिया निलंबक। इस निलंबक की अंतिम कोशिका खुली हुई होती है जिसे कहते हैं सस्पेंसर। ये सस्पेंसर एंडोस्पर्म से पोषण को अवशोषित करता है जबकि निलंबक उसे डेवलपिंग एम्ब्रियो को ट्रांसफर करता है। इस ऑक्टेंट एम्ब्रियो के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप 16 कोशिकीय भ्रूण बनता है। इस 16 कोशिकीय भ्रूण के बाहर वाली 8 कोशिकाएं डर्मेटोजन कहलाती है जबकि अंदर वाली एड सेल एम्ब्रियोनिक सेल्स कहलाती है। डर्मेटोजन जो सेल्स है उनमें आगे जाकर एंटीक्लाइनल डिवीजन अर्थात अपने विभाजन होता है। अपने विभाजन होने के कारण डेवलपिंग एम्ब्रियो की एपिडर्मिस बनती है जबकि एम्ब्रियोनिक सेल्स में आगे जाकर एंटीक्लाइनल या पेरिक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप आपके पास मल्टीसेलुलर राउंडेड एम्ब्रियो बनता है। मल्टीसेलुलर राउंडेड एम्ब्रियो के निर्माण तक की प्रोसेस डाइकोट और मोनोकोट दोनों में क्या होती है समान होती है। फिर उसके पश्चात डाइकोट में यदि अपन देखें तो डाइकोट एम्ब्रियो के मल्टीसेलुलर राउंडेड एम्ब्रियो के X1 और X2 स्थान पर आउटग्रोथ होती है। X1 और X2 स्थान पर आउटग्रोथ के फलस्वरूप जो मल्टीसेलुलर राउंडेड एम्ब्रियो है वो हर्ट-शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। हर्ट-शेप एम्ब्रियो के दोनों बाहर आगे जाकर कोटिलिडोन्स या बीजपत्र का निर्माण करते हैं जबकि जो खांच बनती है वो खांच प्लूमल या प्रांकुर का निर्माण करती है जबकि इसका आधारी भाग बाकी भाग एम्ब्रियो एक्सिस का निर्माण करता है। इस एम्ब्रियो एक्सिस का आधारी भाग और सस्पेंसर या निलंबक की अंतिम कोशिका जो एम्ब्रियो की तरफ है उसे हाइपोफाइसिस कहते हैं मिलकर किसका निर्माण करते हैं रेडिकल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक वेल डेवलप्ड डाइकोट एम्ब्रियो का निर्माण होता है जिसमें दो भाग होंगे। एक भाग बीजपत्र की संख्या 2 है तो डाइकोट, 1 है तो मोनोकोट। बीजपत्र किसका संचय करते हैं खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं। क्या काम है उसका तो बीज के अंकुरित होते समय ये बीजपत्र में संचय किया गया पोषक पदार्थ नवोद्भिद पादप को पोषण प्रदान करता है। दूसरा भाग है एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस का टिप पार्ट पर पाया जाता है प्लूमल और आधारी भाग पर पाया जाता है रेडिकल। रेडिकल और प्लूमल दोनों किस प्रकार के प्रोमेस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो सीड जर्मिनेशन के समय किसका निर्माण प्रोतंत्र और मूलतंत्र का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। एम्ब्रियो एक्सिस में प्लूमल के जस्ट नीचे वाला भाग एपिकोटाइल और रेडिकल के जस्ट ऊपर वाला भाग हाइपोकोटाइल कहलाता है। इस प्रकार एक वेल डेवलप्ड डाइकोट एम्ब्रियो का निर्माण होता है जिसमें खांच से प्लूमल का निर्माण होता है जिसके कारण डाइकोट एम्ब्रियो के अंदर जो मूलांकुर है प्रांकुर है वो पोजीशन में स्थिति में शीर्ष होता है जबकि बीजपत्र है वो पोजीशन में क्या होते हैं पार्श्व। इसके विपरीत मोनोकोट में उल्टा हो जाएगा। प्रांकुर कहां पाया जाता है बेटा पोजीशन में पार्श्व और बीजपत्र की संख्या कितनी है 1 जो कौन सी स्थिति में शीर्ष। थैंक्स।